खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल 2018 में खैरागढ़ की जीती बाजी कांग्रेस हार गई थी। उसे जीतने के लिए कांग्रेस खैरागढ़ में एक बार फिर से जी जान से जुट गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया तो बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सभी ब्लॉकों के बूथ कमेटियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान जीत के बाद उन्होंने खैरागढ़ को सौगातों से नवाजने का आश्वासन भी दिया। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ताओं के बूते ही जीता जा सकता है। लड़ाई तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता न लड़े। जब तक हम प्रदेश भर से आए न मन के सहयोगी के रूप में आए, तो बूथ के नेता हमारे बूथ इकाई के अध्यक्ष है, वहां से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी है, सरपंच है, वहाँ जब तक स्थानीय आदमी है तेने मन हमारे नेता वहां, और जब तक है चिंतु वगैरह सब आए तब तेना तुम्हारा मन के सहयोग बढ़ाए, तुम्हारा आदेश देवर नहीं आए, तुम्हारा सहयोग देवर आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह के 15 साल के सरकार, हर बार चुनाव आए तो बोनस दे बात का कहा थे, और एक साल बोनस दे तक देते थे। चुनाव पहली देते थे, चुनाव बाद देते थे। चुनाव साल में बोनस और फिर 3 साल बोनस। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जीत का दम भर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की माने तो खैरागढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 3 साल में खैरागढ़ के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें हार का डर सता रहा है। खैरागढ़ के जो उपचुनाव हैं, इस चुनाव में कोमल जंगेल जी विधायक बने थे और आज जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, अनुकूल स्थिति है। जनता लगभग मन बना चुकी है। अभी सारे प्रदेशों के जो चुनाव हुए, कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और इस चुनाव में भी कांग्रेस हारेगी। सत्ता, धन, बल का उपयोग चुनाव में करते हैं, लेकिन देश के जनता ने इन्हें नकार दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले, कितना भी बैठक कर ले, लेकिन खैरागढ़ के उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। कुल मिलाकर खैरागढ़ उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ कांग्रेस को विश्वास है कि ये सीट वो बड़े बहुमत से जीतेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की हार का दावा कर रही है। जाहिर है कि खैरागढ़ के चुनाव के नतीजों का असर सीधा 2023 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खैरागढ़ की जंग अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से आज घोषणा पत्र जारी किया, निश्चित तौर पर उन घोषणा पत्र में वो बिंदु शामिल किए गए जो खैरागढ़ की जनता चाहती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, नरेंद्र सोनी जो अभी फिलहाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वहां से उम्मीदवार हैं, वो बीते कई महीनों से खैरागढ़ को अलग जिला बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल की जो स्थिति दिख रही है वो बेहद साफ है। इस घोषणा पत्र में साफ किया गया कि कांग्रेस का अगर वहां पर उम्मीदवार जो है यशोदा वर्मा, वो अगर विधायक बनती है तो विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा। ये बहुत पुरानी मांग है खैरागढ़ की, जो कहीं ना कहीं पूरी होगी अगर वहां से कांग्रेस उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल घोषणा पत्र नहीं आया, लेकिन घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया है ये बहुत कुछ कह रहा है। इस घोषणा पत्र में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब जो है अगर हम देखें कि शतरंज की पूरी बाजी अब हमारे सामने यशोदा वर्मा है, कोमल जंगेल है, नरेंद्र सोनी है। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर सभाएं की हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है वहां पर, और कहीं ना कहीं जीत का दावा भी वहां से कर दिया। उस तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का भी बेहद साफ तौर पर कहना है
कि ये जिस तरह से 3 साल में विकास के कार्य नहीं हुए हैं और ये भी केवल घोषणा है, क्योंकि घोषणा पत्र में जो पुराने घोषणा की थी आज तक पूरी नहीं हो पाई, तो ये घोषणा पत्र का भी वही हाल होगा जो पुराने घोषणा पत्र का हुआ। जनता कांग्रेस को अभी भी यकीन है कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह का चूंकि निधन हुआ था, वो वोट्स जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति वाले वो जनता कांग्रेस को मिलेंगे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी अपनी जीत का दावा किया। तो फिलहाल खैरागढ़ का रण बेहद दिलचस्प हो गया। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं खैरागढ़ से अपने वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी जी के पास चलता हूं। मोहन तिवारी जी, आज दिन भर खैरागढ़ में आप लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहे, क्या माहौल वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं कि खैरागढ़ की जो बाजी है, चूंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए, घोषणा पत्र बहुत दिलचस्प होता है। पिछला अगर हम बात करें तो कांग्रेस अगर सत्ता में आई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण घोषणा पत्र था। इस बार भी जो घोषणा पत्र है 29 बिंदुओं का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दिन भर आप खैरागढ़ में रहे, क्या स्थितियां अभी फिलहाल खैरागढ़ की आप देख पा रहे हैं? देखिए, खैरागढ़ का जो चुनावी गणित है उसे कांग्रेस अपने पक्ष में हर हाल में करना चाहती है और इसीलिए आज हमने देखा कि आज सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बूथ कमेटियां जो बनी हैं उसकी 2 बड़े बड़े सम्मेलन हुए और उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद विधायकों की बैठक हो रही है। इस बैठक के पीछे मंशा यही है कि अब पूरी तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरना चाहती है और ये ज़रूरत इसलिए भी थी कि कांग्रेस को न केवल एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ना होगा, बल्कि जो जन अपेक्षाएं हैं, जिन वादों को पूरा करने की बात घोषणा पत्र में है, वो पूरे होंगे, इसका विश्वास लोगों को दिलाया जाए। क्योंकि ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो है एक तीसरे दल को बहुमत पहले मिल चुका है, इसलिए उस वोट को अब हासिल करने की जंग है। तो वो कहीं भाजपा की ओर ना चला जाए केवल इसलिए कि यहाँ पर काम नहीं हुए हैं। इसको आधार मानते हुए आमतौर पर उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा पत्र जारी किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये घोषणा पत्र एक तरीके से खैरागढ़ के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज साबित होगा, क्योंकि अब इससे विश्वास लोगों को ये हो जाएगा कि ये जो 29 बिंदु हैं ये तो हर हाल में जीत के बाद कांग्रेस पूरा करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं ये घोषणा पत्र जारी किया है। क्योंकि 1.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, 23 में फिर से चुनाव में जाना होगा, तो कांग्रेस को उस समय जवाब देना मुश्किल होगा अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे। इसलिए लोगों को अब, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो एक विश्वास हो गया है कि ये वादे तो जरूर पूरा होंगे। तो जिन लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति थी, वो संशय में थे कि वो किधर जाएं, उनको कांग्रेस की ओर से एक सहारा मिल गया घोषणा पत्र का। दूसरी महत्वपूर्ण पहल उन्होंने की है कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की, यानी जनता कांग्रेस के भी जो लोग कांग्रेस में थे पहले, फिर जनता कांग्रेस में चले गए, उन्हें वापस लाकर एक मजबूत कांग्रेस को बनाना। तो जो वोटों का विभाजन हो जाता था, जिसके कारण कांग्रेस को पिछली बार नुकसान हुआ, उसे खत्म करने की पहल मुख्यमंत्री ने की है और इसीलिए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और घोषणा पत्र जारी किया। इन दोनों महत्वपूर्ण कदमों से कांग्रेस को मजबूती खैरागढ़ में होगी, ऐसा प्रतीत अब तक हो रहा है। जी ठीक। मोहन तिवारी जी, एक मेरा दूसरा सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस की तैयारियां आप कहां तक देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने अपने आप को झोंक दिया है खैरागढ़ के रण में, बीजेपी और जनता कांग्रेस को कहां पर आप देख रहे हैं? छोटा सा उत्तर। देखिए, बीजेपी ने तैयारी तो बहुत जोर शोर से की, बड़े नेताओं को मंडल स्तर पे जिम्मेदारियां दी। स्टार कैंपेनरों की अगर लिस्ट देखें तो शिवराज सिंह का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, जिनके आने से वोट जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे में तैयारी के लिहाज से तो बीजेपी मजबूत दिख रही थी, लेकिन उतना ही तैयारी के साथ कांग्रेस उतर रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि करीब 23 विधायकों की विधायक दल की बैठक हो रही है, 10-10 बूथों की उनको जिम्मेदारी मिल रही है और 5 मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं। तो जितनी तैयारी बीजेपी की थी उससे डबल तैयारी कांग्रेस की है। जनता कांग्रेस जोगी को जरूर इस पूरे चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके उम्मीदवार के साथ कोई स्टार कैंपेनर, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पिछली बार की तरह अजीत जोगी का बड़ा चेहरा था, वो नहीं था। मुद्दों के आधार पर भी उनकी पकड़ कमजोर दिखाई दे रही है। तो वो वोट जो कि देवव्रत सिंह को जिताने वाले साबित हुए थे, वो वोट इधर उधर बिखरेंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कांग्रेस की अब तक की नज़र आ रही है। जी बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन तिवारी जी आपका, खैरागढ़ से हमारे साथ जुड़े थे। आज दिन भर लगातार खैरागढ़ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ग्राउंड की पूरी रियलिटी हमको मोहन तिवारी जी ने बताया। अब फिलहाल हम बाकी अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मेरे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़े हुए हैं, जो मस्तूरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मेरे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं मनेंद्रगढ़ से। मेरे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पैनी नजर रखते हैं राजनीति में। सबसे पहले उचित जी के पास ही चलता हूं। उचित जी, किस तरह से देख रहे हैं खैरागढ़ के रण को? मोहन तिवारी जी ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन एक बड़ी मांग थी वहां की खैरागढ़ को नया जिला बनाने के लिए, वो 24 घंटे के अंदर पूरी करने की बात यहां पर कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप इस घोषणा पत्र को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस घोषणा पत्र को जो भूपेश जी ने आज दिया है, नो डाउट मैं इसको कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखता हूं, क्योंकि जिन चीजों को आज 1.5 साल बाद फिर से चुनाव आने हैं, अगर इन चुनाव में अगर हील हवाला होता है, इन वादों में हील हवाला होता है, तो निश्चित तौर पर जो मोहन तिवारी जी कह रहे थे कि बहुत सही है कि इनको फिर से जनता के बीच जवाब देना है, 1.5 साल बाद फिर जाके जनता के बीच जवाब देने हैं, तो निश्चित तौर पर जो घोषणा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया है, तो उस पर अमल जरूर होगा। और इसमें कुल मिला के जो खैरागढ़ का जिला बनाने का उन्होंने जो वादा किया घोषणा पत्र में, और वो लंबे समय से खैरागढ़ की मांग भी थी, तो मुझे लगता है कि विपक्षियों को उन्होंने एक बहुत अच्छा एक मतलब खेलने के लिए दे दिया है। उन्होंने पूरे पूरे गेंदें अपने पाले में उन्होंने करती नजर आ रही कांग्रेस की, और साथ में कांग्रेस केवल इसी घोषणा पत्र के मामले में नहीं, कई मामले में अपर हैंड जहां से मैं देख रहा हूं। एक तो किसी भी चुनाव में अगर महिला को खड़े करते तो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज महिला की तरफ झुकाव जाता है। दूसरा, देवराज सिंह जो पूर्व वहाँ के स्वर्गीय देवराज सिंह जी हैं, उनका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ था, तो वो भी इस तरफ उनको नजर आ रहा है कि थोड़े से उनके वोटर, उनके फैमिली, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स, वो भी कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तीसरी जो बड़ी चीज है, जो घोषणा पत्र भी इनने दिया वो है, तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें, और भूपेश का खुद का, भूपेश सरकार का जो इनका एक छत्तीसगढ़ मॉडल है, जो उन्होंने 3-3.5 साल में उन्होंने करके दिखाया है, तो ये तमाम चीजें ऐसी नजर आती हैं कि जो कांग्रेस के फेवर में जाती है। कृष्णमूर्ति बांधी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बांधी जी, किस तरह से देख रहे हैं घोषणा पत्र को? खैरागढ़ 24 घंटे में जिला बन जाएगा, क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी को खैरागढ़ को लेकर? देखिए आदित्य जी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चुनाव को किसी भी तरीके से एन केन किसी प्रकार से हम जीतने के लक्ष्य में हैं। जीतने के लक्ष्य में कांग्रेस की सरकार इसकी योजना बना रही है, और जिले जो बहुत पहले से वहाँ से मांग चल रही है ना, और उसको आज चुनाव के दृष्टि से जीतने के लिए उन्होंने ये घोषणा किया है। निश्चित तौर पर ये एक इस ऐसे चुनाव के समय में इस टाइप का जो बातें हैं, वज़न तो पड़ती है, लोगों को इस पर आता है, लेकिन एक है कि एन केन किसी प्रकार जीतना इसका मूल भाव है। और कांग्रेस की जो सरकार है, अब तो देख ली है, कहीं न कहीं उनको चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों को एक भीषण रूप से अटैक करने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं, गरीबों का मकान नहीं बन रहा है आदित्य भाई। किसी के जो लोग हैं, अपराधों में भी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारे लिए जो सरकार के जो मुद्दे थे, ड्रग है, नशीली दवाइयाँ हैं और शराब है, ये सब बहुत प्रचलन बन गया। गांव के जनपदों में किसानों के नामांकन तैयारियों में, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जवाब आपको भी देना है, 1.5 साल बाद जब आप परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर विनय जायसवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलता हूं, फिर गांधी जी आपके पास आऊंगा। विनय जी, आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया आपने। खैरागढ़ में मुख्यमंत्री ने डेरा डाल दिया, लगातार सभाएं भी उनकी हुई, लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव को? क्योंकि पिछली बार पोजीशन आपकी 3रे नंबर पर थी, कोमल जंगल 2nd नंबर पर थे वहां पर। आदित्य जी, अभी माननीय बांधी जी की मैं बात तो सुन रहा था, बहुत निराश हैं और उनका वक्तव्य बहुत निराशाजनक वाला लग रहा है। और आदित्य जी, खैरागढ़ का जो चुनाव होने वाला है 12 अप्रैल को, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 3.5 सालों का जो काम है छत्तीसगढ़ में, जो वायदा किया था छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ियों से, उसको पूरा किया है। और उसके ऊपर खैरागढ़ की जो जनता है वो मोहर लगाने वाली है, और प्रचंड बहुमत के साथ में जो ये सीट है वो कांग्रेस की झोली में आने वाली है। और कांग्रेस के जो सदस्य संख्या है वो 70 से 71 होने वाला है, ये निश्चित है।
ये भारतीय जनता पार्टी के भी कौशिक जी का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से वक्तव्य सुन रहा था। वो अभी से अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं और उन्होंने ये अपने वक्तव्य में बोला है कि सत्ता पक्ष जो है जोर शोर से इससे उससे साम दाम दंड भेद से ये सीट को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसा वक्तव्य कोई नहीं देता है आदित्य जी की वो अभी से अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं और हार का बहाना खोज लिए हैं कि सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा दो कि सत्ता पक्ष उपचुनाव हो रहा है, हमको तो हार मिलने वाली गांधी जी, है। लेकिन ये भी सत्ता में जो भी रहता है वो साम दाम दंड भेद सब यूज करता है। 15 साल हमने रमन सिंह जी को भी देखा है कि उपचुनाव में कितना एग्रेसिवली वो लड़ते थे और प्रशासन किस तरह से लड़ता है। आम बात है, जिसकी सरकार रहेगी वो उपचुनाव जीतना चाहेगा। 3 उपचुनाव इसका उदाहरण कि 3 उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। चौथा उपचुनाव है, 1.5 साल बाद आपको विधानसभा चुनाव में जाना है। बांधी जी, ग्राउंड लेवल पर कहां है शिवराज जी, ग्राउंड लेवल पर कहां है आपके सिंधिया जी, क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि अब समय ज्यादा बच नहीं गया है। बांधी जी देखिए, एक तो कांग्रेस का जो कहा है ना कि छत्तीसगढ़ के जो वादा किए हैं वो हमने निभाया है करके, अगर वादा किया है आदित्य जी तो बताइए कि आज लाखों कर्मचारी वेतन विसंगतियों को लेकर नियमितीकरण करने के लिए आंदोलन धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने उन गांव में काम करने वाली माता बहनें जो रेडी टू ईट है उनको छीन करके पूंजीपतियों को उन्होंने दे दिया है। गरीब आदमियों को, गरीब आदमी जो है उनके आशियाने को छोड़ करके, प्रधानमंत्री आशियाने को छोड़ करके आज उनको नहीं मिल रहा है। अपराध में हम चौथे स्थान पर आकर खड़े हो गए हैं। ये शांति, छत्तीसगढ़ का जो शांति है, जो भाईचारा है, वो खत्म होने की स्थिति में कांग्रेस की सरकार लाके खड़ा करती है। और इसी कारण इनका जनाधार जो है, अब उनके जनता ने समझ गई इसकी कथनी और करनी क्या है। तो ये इस तरीके से जो चुनाव के समय उन बातों को करना कि हम जिला बना देंगे, निश्चित तौर पर एक प्रकार से हम उसकी घोषणा पत्र ना करके जनता को जीतने के लिए इनके किसी प्रकार के प्रलोभन, क्योंकि अब इनके पास रह नहीं गया है, केवल एक ही मुद्दे रह गए हैं कि हम किसी तरीके से उन बातों को फिर से करके हम जीतना चाहे ना, ये एक लक्ष्य बना के कर रहे हैं। लेकिन जनता है, जनता के दरबार में हम जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और गांव में जो पनपने वाली जनपदों में भ्रष्टाचार जो है, जो गरीबों का आशियाना लूट गए, चावल को इन्होंने, जो मोदी जी चावल दे रहे थे वो उन लोगों ने ऐसे वितरण नहीं किया है, है ना। जो 6-6 हज़ार रुपए सम्मान निधि की बातचीत थी, आज भी सरकार ने उसको लटका करके रखी। ये सब मुद्दे को लेकर आप जनता केंद्र सरकार से मेरे साथ विनय जायसवाल जी भी मौजूद है। विनय जी, भी 70 से 71 करने की प्लानिंग है आपकी। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि हम हर हालात में हम खैरागढ़ जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है, सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि शहरी अर्थव्यवस्था या शहरों पे ध्यान नहीं दिया गया। केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आपने पूरा 3.5 साल लगा दिया, लेकिन शहरी जनता भी चाहती। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग आज की नहीं, काफी पुरानी है, लेकिन चूंकि आपको लग रहा है कि ये बड़ी मांग है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है, क्या इसीलिए घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने की आपने बात कही है? आदित्य जी, जो 36 वायदे हमने किया था 15 साल का जो प्रशासन था रमन सिंह का, उसमें हम लोगों ने लगभग 70% वायदों को पूरा कर दिया है। आज खैरागढ़ का उपचुनाव है, जनता जान रही है आदित्य जी कि किस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने वायदों को निभाने का काम किया है। इसलिए हमने इस उपचुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है खैरागढ़ की जनता को कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो कहा था उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया है। आज हमारे उपचुनाव में जो घोषणा पत्र है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई। आज मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, आज उसको भी जिला बनाने की घोषणा की है, तो वहां तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने जनता की आवाज को समझा है और उसके अनुरूप काम करने का काम किया है आदित्य जी। जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार चुनाव के समय में एक बार बोनस देती थी और चाइनीज मोबाइल बांट के लोगों को लालच देके बार बार कहीं ना कहीं ये सत्ता में आ जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का जो स्वाभिमान है, लेकिन जितने जिले बनाने की आपने घोषणा की उसमें आधे से ज्यादा तो शायद डिस्प्यूटेड है। आपके खुद ही विधायक को वहां पर लोग घेर लेते थे कि मनेन्द्रगढ़ वाला जो जिला बना था काफी लंबा, उसमें डिस्प्यूट भी रहा। बहरहाल बांधी जी, कुछ मुद्दे बताएंगे जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की लग नहीं रही और आप भी जानते हैं, आप भी लगातार मंत्री रहे। उपचुनाव अधिकतर छत्तीसगढ़ के इतिहास में, केवल कोटा को अगर हम छोड़ दें तो हर उपचुनाव जो है वो सिटिंग जिसकी सरकार रहती है वही जीतती है। विनय जी, बांधी जी,
आदित्य जी, इनके जो वादे हैं हमने 70% इनके मुंह से ही निकल रहा है। क्या इनसे पूछा जाए कि गरीबों को आपने पेंशन देने का 1000 वादा किया था, क्या हुआ? क्या इनसे ये पूछा जाए कि बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी में उनको अवसर देंगे, क्या ये दिए? क्या 1.5 साल और बचे हैं ये मानी जी। इनसे ये जो पूछा जाए, जो गरीब लोग, 25 साल जो इसकी बात महिलाओं करेंगे। को सक्षम करने के लिए कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार, जनपदों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया गया है। आदित्य जी देखो, मैंने डॉक्टर की बात को धैर्य के साथ सुना और अपने डॉक्टर जो है अपनी सुनने की भी क्षमता के साथ क्या है, उनकी हर बातों को मैंने गंभीरता से सुना। डॉक्टर है भाई, और इसलिए मेरी भी बातों को वो सुने। इसलिए आदित्य जी मैं एक ही बात कर रहा हूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे वादा खिलाफी किया है, जनता के साथ वादा खिलाफी का मैं उदाहरण बता रहा हूं। क्या आप बेरोजगारी भत्ता दिया आपने? क्या शराब आपने बंद किया? क्या आप बात आपने किया? क्या आपने किया? क्या अब मैं बीच में आपको भी टोकना शुरू करूंगा आदित्य जी, उसको अच्छा लगेगा क्या? है ना? इसको शराब को आपने बंद किया क्या? आपने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया, जनपदों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान जो परेशान है, सरपंच सचिव परेशान है उसको, तो ये सरपंच सचिव परेशान है इनके कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से, है ना? गोठान जितने गाय गोठान में नहीं है उतने तो रोड में है, लोग एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। आंसर एक आपका लेता हूं, यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं घोषणा पत्र के बाद? क्या शिवराज जी, सिंधिया जी सभी हैं मैदान में, आने वाले समय में दिखेंगे? क्या आने वाले समय में और दिलचस्प हो जाएगी ये पूरी जंग? बहुत छोटा सा, जैसे जैसे चुनाव 12 तारीख को आएगा और दिलचस्प होता जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आने वाले हैं, चाहे वो सिंधिया जी हो, प्रहलाद पटेल हो, चाहे शिवराज सिंह हो, इन लोग की तरफ से भी एक माहौल बनेगा, एक मैसेज जाएगा, वे अपनी बातों को रखेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे फिर भी, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो ग्राउंड में काम करते हुए भूपेश बघेल जी वहां दिख रहे हैं, या ग्राउंड में जो मनोबल बढ़ाते हुए लोगों को दिख रहे हैं और जो वादे उन्होंने किए और वो करते दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में थोड़ा सा अपर हैंड कांग्रेस का रहेगा। 12 अप्रैल को देखिए चुनाव है और निश्चित तौर पर 16 अप्रैल को जब मतगणना होगी, बेहद साफ हो जाएगा कि सरकार की 3.5 साल पर जनता मुहर लगा रही है, या जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि 3.5 साल में कुछ काम नहीं है, घोषणा पत्र पुराने भी अधूरे हैं, और ये जो घोषणा पत्र 29 बुद्धू वाला, उस पर भी जनता मुहर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये बिल्कुल 16 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमें सभी को इंतजार रहेगा जिस दिन खैरागढ़ उपचुनाव की जंग का फैसला होगा। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।